हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल से के एफआर सब्जेक्ट से इंडियन 103 दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी लिंक्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ शुड कंटिजेंट कंसिडरेशन पेएबल इन रिलेशन टू बिजनेस कॉम्बिनेशन बी अकाउंटेड फॉर ऑन इनिशियल रिकग्निशन एंड एट द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एज पर इंडियाज इन द फॉलोइंग केसेस। चलिए पहले ये फर्स्ट पैरा पढ़ के पहले एक बार रूल समझ लेते हैं। इंडियाज का रूल क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूल क्या है, अकॉर्डिंगली हम आगे जाएंगे। फर्स्ट वन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ पीसी। पीसी हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो पीसी तीन तरीके के होते हैं। एक जहां पे कंपनी अक्वायरिंग कंपनी शेयर्स एंड कैश इशू करता है, ये होता है हमारा पीसी, इमीडिएट पीसी। दूसरा होता है डिफर्ड कंसिडरेशन, दूसरा होता है डिफर्ड, और तीसरा होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। डिफर्ड कंसिडरेशन वो होता है जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को बोलता है कि भाई मैं तुझे शेयर इतना पैसे दूंगा या शेयर दूंगा या जो भी इतने पीसी दूंगा, फ्यूचर में दूंगा। तो उसे हमें, क्योंकि वो फ्यूचर में देना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी देना होगा, तो उसे हमें प्रेजेंट वैल्यू पे पीसी में रिकॉर्ड करना। और थर्ड होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को बोलता है कि मैं तुझे इतना और पैसे दूंगा या शेयर्स दूंगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगे कि भाई तेरा प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा, या कोई भी कंडीशन अटैच करके देगा। तो वो होता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। और एज पर इंडियंस 103, कंटिंजेंट कंसिडरेशन हमें रिकॉर्ड करना होता है फेयर वैल्यू पे, हमें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। एक बार कंटिंजेंट कंसिडरेशन पे सेपरेटली और आता हूं। कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो होता है उसका मेजरमेंट कैसे होगा। इनिशियली, इनिशियली मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे, इनिशियल मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे कैसे रिकॉर्ड होगा, वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। फेयर वैल्यू पे इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ, वो हमारा पीसी का पार्ट बनेगा। ये हो गया फेयर वैल्यू पे, इनिशियली डे वन पे, जब हम, जो इन शॉर्ट डेट ऑफ एक्विजिशन पे। और सब्सिक्वेंटली जब बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे सब्सिक्वेंटली, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होता है, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो जो है वो इक्विटी क्लासिफिकेशन है या वो डेट में क्लासिफाई होता है। जो कंटीजेंट कंसिडरेशन है वो इक्विटी है कि डेट है। और ये इक्विटी डेट कैसे होगा, एज पर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो स्टैंडर्ड्स है, एज पर इंडेक्स 32, हम उसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो अगर इक्विटी है तो नो चेंज, इक्विटी है तो नो चेंज, मतलब जो भी हमने डे वन पे रिकॉर्ड किया है लाइबिलिटी वही रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर, आई मीन सॉरी, इक्विटी का वैल्यू जो हमने पीसी में रिकॉर्ड किया था डे वन पे वही वैल्यू रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर वो डेट है, हमें जो कंटीजेंट कंसिडरेशन देना है वो डेट है, तो डेट तो फेयर वैल्यू पे आएगा, फेयर वैल्यू ऑन ऑन द रिपोर्टिंग डेट या ऑन द बैलेंस शीट डेट, जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन पे जो फेयर वैल्यू होगा हम उस पे लेके आएंगे। और जो भी डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा फेयर वैल्यू में, बढ़ा या गिरा जो भी होगा वो जाएगा पीएलयू में। आई होप ये ओके है। मैं रिपीट करता हूँ शॉर्ट में। इनिशियल डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और वो पार्ट ऑफ पीसी बनेगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी जब बाद में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो दिन पे कैसे प्रेजेंट होगा, तो इट डिपेंड्स कि वो इक्विटी है कि डेट क्लासिफिकेशन। अगर वो इक्विटी है एज पर इंडिया 32, अगर वो इक्विटी बनता है तो उसका नो चेंज होगा। लेकिन अगर वो एज पर इंडिया 32 डेट क्लासिफिकेशन में जाता है तो उसे हम फेयर वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। जिस दिन पे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन पे जो फेयर वैल्यू होगा उस वैल्यू पे लेके आएंगे। और जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली जाएगा पीएनएल में। क्यों? क्योंकि डेट है, डेट का डिफरेंस हमेशा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक हमने किया होगा तो वो हमेशा पीएनएल में जाता है। आई होप दिस इज ओके। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ यहाँ पे। On 1st April, A Limited acquires 100% interest in B Limited. As per the terms of the agreement, purchase consideration is payable in following two tranches. पहला, an immediate issue of 10 lakh shares of A Limited having face value 10. तो हमें पहले 10 लाख शेयर्स इशू करना है और उसका फेस वैल्यू 10 है। अ फर्दर इशू ऑफ 2 लाख शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, इफ, मतलब ये कंटिजेंट कंसिडरेशन हो गया, हमने कुछ कंडीशन अटैच किया है। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ बी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग एक्विजिशन एक्सीड्स 1 करोड़, मतलब अगर एक प्रॉफिट 1 करोड़ के ऊपर जाएगा फ्यूचर में तो फिर हम ये शेयर देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। फाइन। तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 20 लाख। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स का वैल्यू 20 है। तो सबसे पहले पीसी में क्या आएगा, पीसी में क्या आएगा, हमने जो इक्विटी शेयर्स दिए हैं, कितने इक्विटी शेयर्स थे, हमने एक्चुअल जो इक्विटी शेयर इशू किए वो है 10 लाख शेयर्स, और उसका फेयर वैल्यू है 20 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हमने 10 लाख शेयर्स इशू किए और उसका फेयर वैल्यू है 20। तो 10 लाख शेयर्स इंटू 20, तो ये हो गया हमारा 200 लैक्स, 2 करोड़।
2 करोड़ हमारा फेयर वैल्यू हो गया। चलिए ये पार्ट ओके। अब जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन है उसे भी तो मेजर करना है, और ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसे किस पे रिकॉर्ड करना है, उसे हमें पीसी में रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे। तो यहाँ पे लिखा गया, आगे देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च X2, द प्रॉफिट बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन का एक बार देख लेते हैं, 1 अप्रैल X1। तो यहाँ पे लिखा था कि ये तो एक्चुअली इशू करना है, एंड अब फर्दर इशू ऑफ 2 लाख शेयर, और 2 लाख शेयर देंगे हम इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इतने इतने से बढ़ेगा तो। द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ये हमने देख लिया। फर्दर द मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन 25 lakhs, दैट्स इट। हमें यही चाहिए था, हमें कंटिंजेंट कंसिडरेशन को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और वो दिया गया है 25 lakhs, वो दिया गया है 25 lakhs। तो ये हमारा फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो दैट्स इट, हमारा कंसर्न उससे ही है, तो हमें इसे 25 lakhs पे मेजर करना है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा पीसी हो गया 2 करोड़ 25 lakhs। चलिए ये पार्ट ओके है, फाइन, ये एक पार्ट डन। अब हम देखेंगे ये कब अकाउंटिंग होगा, ये 1 अप्रैल आई थिंक X1 है, डेट चेक कर लेते हैं। यस, 1 अप्रैल X1, ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें डिस्कस करना है कि ईयर एंड पे जब हम 31 मार्च X2 पे आएंगे तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस करें। अब हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ बी लिमिटेड एक्सीडेड 1 करोड़, और एज ऑन 31 मार्च X2 द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ बी लिमिटेड इज 25। शेयर का फेयर वैल्यू हो गया 25। फाइन, यहां तक एक क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चलता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फेयर वैल्यू हो गया 25। ओके, हमें क्या इशू करना है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। हमें इशू करना है 2 लाख शेयर्स, हमें इशू करना है 2 लाख शेयर्स। और ये आगे देखेंगे तो कंटिन्यू विद द फैक्ट पैटर्न ए अबव एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आफ्टर 1 ईयर इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये बाद में, ये पार्ट सेकंड पार्ट है जो मैंने बताया था, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हमें 2 लाख शेयर इशू करना है, मतलब जो नंबर ऑफ शेयर इशू करना है वो फिक्स है, जो नंबर ऑफ शेयर इशू करना है वो फिक्स है। थोड़े हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 32 के रूल्स देखने पड़ेंगे। और इंडेक्स 32 में क्या लिखा गया है, इंडेक्स 32 में क्या है, हम डेट इक्विटी का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। समझो ये आज का डेट है, और मैंने किसी पार्टी को बोला है कि मुझे मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है, पर यहाँ पे जो पेमेंट करना है मैं उसे इक्विटी शेयर इशू करके कर रहा हूँ। और जो नंबर ऑफ शेयर इक्विटी का है, जो नंबर ऑफ शेयर मुझे इशू करना है वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब मैं जो नंबर ऑफ शेयर है वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। यहाँ पे मतलब ऑन द फर्स्ट डेट, हमने फर्स्ट डेट पे ही फिक्स कर दिया है। तो इसे हम, अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रूल देखेंगे, तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स डे 1 पे फिक्स हो जाता है तो वो फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट पास हो जाता है, और उसे हम इक्विटी क्लासिफाई करते हैं। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स हमने फिक्स नहीं किया है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं किया है और वो आगे के मार्केट प्राइस पे होगा, यहां पे फिक्स होगा, अगर यहाँ पे फिक्स होने वाला है, तो उसे हम डेट क्लासिफाई करते हैं, लाइबिलिटी क्लासिफाई करते हैं, लाइबिलिटी। इसका लॉजिक भी समझाता हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी पार्टी को सपोज यहाँ पे 10 lakhs देना है, ओके, मैंने किसी से 10 lakhs का गुड्स खरीदा है, और मुझे किसी पार्टी को 10 lakhs पे करना है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो जो फ्यूचर में पे करना है, और मैं पेमेंट क्या करने वाला हूँ उसे, उसे मैं अपना इक्विटी शेयर्स देने वाला हूँ, अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर्स देने वाला हूँ। तो मैं उसे डेट मानूं कि इक्विटी मानूं, क्योंकि मुझे इक्विटी शेयर इशू करना है पर अभी तो डेट है। तो क्या सोचे, तो सोचने का तरीका क्या होता है, देखो सिंपल है। अगर मैंने पार्टी को बोल दिया, देख भाई डे 1 तो राइट ऑन डे 1 हम फिक्स कर देते हैं, तो मुझे 10 लाख अमाउंट देना है, और सपोज मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू 50 रुपीज है, तो 10 लाख अमाउंट पे करना है, और आज शेयर का वैल्यू मेरा 50 रुपीज है। तो मतलब मैंने ये 20,000 शेयर्स फिक्स कर दिया है डे 1 पे, फिक्स कर दिया है ऑन ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे, ये मैंने फिक्स कर दिया है। अब सोचो ना जरा, थोड़ा लॉजिकली सोचो, मैं ये शेयर कब देने वाला हूँ। सिर्फ एक डेट लिख देता हूँ, से ये है 1 जैन और ये है 30 जून से फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मैंने फर्स्ट जैन को तो ये नंबर ऑफ शेयर फिक्स कर दिया है कि मैं तुझे 20,000 शेयर्स दूंगा, 1 जैन को फिक्स हो गया है। पर एक्चुअली शेयर कब इशू होने वाला है, 30 जून, मतलब 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद मैं जब एक्चुअली शेयर इशू करूंगा, तो उस पार्टी को क्या एग्जैक्ट 10 lakhs मिलेगा, तो नहीं। अगर शेयर का जो प्राइस है वो तो ऑब्वियसली चेंज होने वाला है।
अगर समझो शेयर का प्राइस हो गया 60 तो उसे 12 लाख मिलेगा, शेयर का प्राइस हो गया 40 तो उसे 8 लाख मिलेगा। तो जो ये जो जो सामने वाले पार्टी के एंगल से सोचो, जो उसे क्या एग्जैक्ट 10 लाख मिल रहा है? तो नहीं, उसे 10 लाख से ज्यादा भी मिल सकता है, 10 लाख से कम भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सामने वाला पार्टी रिस्क बेयर कर रहा है ना, सामने वाला पार्टी रिस्क बेयर कर रहा है। क्योंकि वो रिस्क बेयर कर रहा है तो वो हो गया इक्विटी, तो वो हो गया इक्विटी। तो इन शॉर्ट, अगर अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स डे वन में फिक्स कर दिया कि मुझे इतना शेयर देना है, तो सामने वाले के लिए ये इक्विटी का, तो ये उसका सामने वाले को जो अमाउंट मिलेगा वो फिक्स नहीं है, इसलिए इक्विटी क्लासिफाई हो जाता है। क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है उसे अमाउंट वाइज। नंबर ऑफ शेयर तो 20,000 ही देंगे, लेकिन अमाउंट वाइज वो दिन का एंड का 30 जून का जो फेयर वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दैट मीन्स वो रिस्क ले रहा है तो वो इक्विटी कैटेगरी हो जाता है। ये मैंने लॉजिकली समझाया। और स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया है, इंडेक्स 32 में क्या लिखा गया है कि अगर फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट पास होता है, मतलब मुझे 10 लाख लेना है और मुझे उसको जो देना है वो भी, वो नंबर ऑफ शेयर अगर मैंने डे वन में फिक्स कर दिया, तो फिक्स फॉर फिक्स मतलब लेना जो है वो भी फिक्स है, देना है जो वो भी फिक्स है, नंबर ऑफ शेयर फिक्स कर दिया है। अगर फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट पास हो जाता है, फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट अगर पास हो जाता है तो वो इक्विटी कैटेगरी हो जाता है। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं कि मैं बोलूंगा नहीं मैं तुझे 10 लाख दूंगा, पर कौन से डे का? पर मार्केट प्राइस जो है वो होगा 30 जून का, मतलब 30 जून में जो मार्केट प्राइस होगा मैं वो लूंगा, कंसिडर करूंगा। तो सपोज 30 जून को मार्केट प्राइस हो गया 75 रुपीज, तो डिवाइड बाई 75, तो हम सब 13,033 जो भी शेयर है उतना देंगे। या समझो मार्केट प्राइस है 40, तो डिवाइड बाई 40, तो हम 25,000 शेयर देंगे। मतलब ना, क्या नंबर ऑफ शेयर फिक्स है? क्या नंबर ऑफ शेयर फिक्स है? नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कब फिक्स होगा? ये फिक्स होगा ऑन 30 जून। ओके। अब अगर हम लॉजिकली सोचें, अब हम लॉजिकली सोचें तो उस पार्टी को क्या कुछ इंपैक्ट होगा, क्या कुछ फर्क गिरेगा? अब मार्केट प्राइस 40 हो कि 60 हो कि 80 हो, मार्केट प्राइस कुछ भी हो या 30 हो, क्या फर्क गिरेगा उसे? नहीं ना। उसे तो 10 लाख ही मिलने वाला अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा सो दैट इट बिकम्स 10 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं है, वो तभी फिक्स होगा और इस तरीके से फिक्स होगा कि उसका अमाउंट 10 लाख हो। तो क्या वो ऑपोजिट पार्टी रिस्क बेयर कर रहा है? नहीं। तो अगर वो रिस्क बेयर नहीं कर रहा है तो वो हमारा डेट हो गया, वो हमारा लाइबिलिटी हो गया, तो उसे हम लाइबिलिटी कैटेगरी मानेंगे। इन शॉर्ट, नंबर ऑफ शेयर्स अगर फिक्स नहीं है, फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट अगर पास नहीं हुआ है, फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट अगर नहीं पास हुआ है, तो फिर वो लाइबिलिटी हो जाएगा। आई होप ये लॉजिक समझ गए। शॉर्ट में बोलूं, अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट जैन को फिक्स कर दिया है, तो अब सामने वाले पार्टी को ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, तो वो इक्विटी हो गया। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स मैंने फिक्स नहीं किया है, वो बाद में फिक्स होने वाला है, तो उसे एग्जैक्ट 10 लाख ही मिलने वाला है, मेरे एग्जाम्पल का 10 लाख। तो वो उसके तो कुछ फर्क नहीं है, उसको तो कुछ रिस्क नहीं बेयर कर रहा है, तो वो लाइबिलिटी कैटेगरी होगा। तो बस यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। हमारे इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि द फेयर वैल्यू ऑफ ए लिमिट, ये देखिए, ये वन सेकेंड, हाँ, हमने नंबर ऑफ शेयर फिक्स किया है कि नहीं किया है? तो कहाँ पे लिखा था? सिर्फ एक बार ये पैरा पढ़ लेता हूँ। बी पार्ट, हम बी पार्ट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, वन सेकेंड, हम बी पार्ट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, फर्दर इशू ऑफ 2 लाख शेयर्स आफ्टर 1 ईयर इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमने 2 लाख शेयर्स तो फिक्स कर दिया है कि हम 2 लाख शेयर्स ही देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर फिक्स है तो ये कौन सा कैटेगरी हो गया? तो ये इक्विटी कैटेगरी हो गया। अब क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी है, तो एज पर हमारा स्टैंडर्ड, एज पर 103, क्या हमें उसका चेंज रिकॉर्ड करना है? इक्विटी में हमें नो चेंज रिकॉर्ड करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है सम का, उसमें नो चेंज इन फेयर वैल्यू, नो चेंज इन फेयर वैल्यू, हम फेयर वैल्यू चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सम का फर्स्ट पार्ट है। और लेकिन सम का सेकंड पार्ट भी दिया है उन्होंने। ये सम का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। अब यहां से आते हैं, कंटिन्यू विद द फैक्ट पैटर्न ए अबव एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फिक्स इशूड आफ्टर 1 ईयर इज नॉट फिक्स्ड। नंबर ऑफ शेयर जो हमें इशू करना है वो फिक्स नहीं है। रादर ए लिमिटेड अग्रीज टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स। क्या नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है? नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर फिक्स नहीं है तो हमें उसे वेरिएबल, तो वो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर हो गया। नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो हम कितना शेयर इशू करेंगे वो फ्यूचर में डिसाइड करेंगे, जो डे वन में फिक्स नहीं है। हैविंग अ फेयर वैल्यू इक्वल टू 40 lakhs आफ्टर 1 ईयर, और एक साल के बाद मतलब 31 मार्च X2, अभी हम जब कर रहे हैं वहां पे उसका फेयर वैल्यू क्या है? इफ द rather A Limited agreed to issue variable number of share having a fair value equal to 40 lakhs after 1 year if the profit before interest and tax for the first year following acquisition exceeds 1 crore.
ए लिमिटेड इशूड शेयर्स विद 40 lakhs आफ्टर ईयर, दैट मींस एक साल के बाद ऑन 31st मार्च उसका फेयर वैल्यू हो गया है 40 lakhs, फेयर वैल्यू हो गया है 40 lakhs। अब क्या इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है? सेकंड कैटेगरी में क्या हमारा नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है? नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है। अगर नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं है तो वो कौन सा कैटेगरी हो गया? तो वो लाइबिलिटी कैटेगरी हो गया। अब अगर वो लाइबिलिटी कैटेगरी है तो हमें जो फेयर वैल्यू चेंज है वो कंसिडर करना है, और फेयर वैल्यू चेंज कंसिडर करना है। और फेयर वैल्यू कितना चेंज हो गया? पहले फेयर वैल्यू था 25 lakhs, ये वाला फिगर, अब फेयर वैल्यू हो गया है 40 lakhs। तो हमें पीएनएल टू डिफर्ड टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन 15 lakhs ये रिकॉर्डिंग करना होगा। ये 15 lakhs से हम चेंज करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा ऑब्वियसली, वो जाएगा पीएनएल में। आई होप ये क्वेश्चन समझ गया होगा, ये रूल समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड सम है। ओके, चलिए मैं स्टॉप करता वीडियो। चलो बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। ओके, चलो बाय।